हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे फुली इंजॉयमेंट के साथ। तो आज उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए एक नई क्लास और एक नए शानदार टॉपिक के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं, और जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थों के गुण में इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था की बात की थी। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे हुक्स लॉ, जो कि कई बार आपसे पूछा जा चुका है। और इस वीडियो के अंदर अपन यहां तक भी डिस्कस करेंगे कि जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस तरीके से होती है, और डिफरेंट टाइप के मॉडुलस आपने पढ़े होंगे, जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बी fully focused and open your copy and pen, write down right now this lecture। लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल का जवाब देना है कि जब हमने कल इलास्टिक लिमिट की बात की थी, इलास्टिक लिमिट मतलब प्रत्यास्थता की सीमा की अपन ने बात की थी, तो ये जो इलास्टिक लिमिट थी ये क्या थी, एक बार बताइएगा जरा सा। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो प्रत्यास्था की सीमा है वो क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में छाप देना है पूरी तरीके से। फिर इसके बाद आगे की कहानी बढ़ेगी, है ना। कल क्या पढ़ाया हुआ है ये प्रत्यास्था की सीमा, बताइएगा एक बार। तो प्रत्यास्था की सीमा का मतलब है, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते जाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते जा रहे हैं और बॉडी उसको रीस्टोर करती जा रही है, रीगेन करती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जब बॉडी रीगेन करना या रीस्टोरिंग फोर्स लगाना बंद कर देती है और वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा पाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब विरूपक बल का अधिकतम मान, जिसके बाद जो बॉडी है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा पाएगी, कैन नॉट रीगेन ओरिजिनल फॉर्म, है ना। एक आई छूट ही गया था। ठीक है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की अधिकतम वैल्यू हम लगा चुके हैं, अगर उससे ज्यादा लगा देंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म को नहीं रिगेन कर पाएगी, और अगर वहां तक ही हम लगाएंगे तो जो बॉडी है वो ओरिजिनल फॉर्म को क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। यानी कि आप बल लगाइए, जैसे मान लीजिए इसके पास 10 न्यूटन की डिफॉर्मिंग फोर्स मैं लगाता हूं तो ये उसको सह लेगा और वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरीके से मैंने 10 न्यूटन लगा दिया। 10 न्यूटन तक ये बॉडी चली जा रही, फिर मैंने 12 लगा दिया, 14 लगा दिया, 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो इसका आखिर में ओरिजिनल में जो इलास्टिक लिमिट है वो क्या है, 10 है या फिर 9 है या फिर 15 है। तो यानी कि ये 9 तक तो रिगेन हो रहा था, 10 में भी रिगेन हुआ, लेकिन उसके बाद ना तो 12 में हुआ, ना तो 14 में हुआ, ना तो 15 में हुआ। तो इसकी जो इलास्टिक लिमिट आई वो 10 न्यूटन है। तो इस तरीके से आप प्रत्यास्था की सीमा को अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसी प्रत्यास्था की सीमा को हुक ने थोड़ा सा एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बात करेंगे इसके बाद हुक का नियम। ये बात कल हो चुकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्ड चर्चा आपसे इस पर नहीं की। तो अब बात करेंगे किसकी, हुक के नियम की, कि आखिर में जो प्रत्यास्था का संबंधी हुक का नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्यास्था किस तरीके से होगी। ठीक है, तो क्या करना है, हुक का नियम, हुक्स लॉ। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हुक का नियम। याद रखिएगा, कई बार पेपर में छपने वाला ये सवाल है और आपको कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलता ही मिलता है, तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो
हुक ने ये कहा विथ इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर जो आपका स्ट्रेस होगा मतलब प्रतिबल होगा, वो स्ट्रेन के यानी कि विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। तो यहां पर हिंदी में लिखते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। नहीं तो हिंदी वाले ज़्यादा नाराज हो रहे हैं आजकल। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, ओहो, तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ये सारी कहानी हो रही है। ठीक है ना। जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। मतलब जो बात हुई वो क्या हुई कि जो प्रतिबल है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल का फार्मूला क्या था, एक बार छापिएगा चैट बॉक्स में राइट नाउ, अभी के अभी कमेंट कीजिए। प्रतिबल जो है वो विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ये बात किसने कही? हुक ने कही, इसीलिए इसको हुक का नियम भी कहते हैं। अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा फोर्स लगाते चले जाएं, है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं, नहीं तो लॉ टूटेगा। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। ये बात किसने कही? हुक ने कही। और ये कहानी कब लागू होती है? तो जब आप अंडर द इलास्टिक लिमिट हैं, इलास्टिक लिमिट को पार करके बाहर नहीं गए। एक बार बताइएगा, ये कहानी हो गई। हाँ, चैट बॉक्स में छापना था प्रतिबल क्या है, इसका फार्मूला, है ना, वो आपने उम्मीद है कि छाप दिया होगा। यानी कि अगर हम यहां से निकालें तो स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बराबर हो गया, जब भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, ये हो गया। मतलब कि अगर थोड़ा सा इसको और डी फॉर्म करें या कि फॉर्म करें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये बराबर हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। मतलब प्रतिबल बटे विकृति, हिंदी वाले समझ लेंगे कि ये वही चीज़ें लिखी हैं। तो प्रतिबल बटे विकृति का मान जो होता है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट क्या होता है? नियतांक होता है, जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। और कई बार यहाँ पर ई भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप ई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस भाषा में देखें तो प्रतिबल बटे विकृति बराबर हो गया किसके? ई के हो गया। ठीक है। वेयर ई इज इलास्टिक कॉफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक। ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत सही चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपको सारी चीज़ें दिखाई देती जाएंगी, है ना। तो ये अपने पास हो गया क्या? हुक का नियम कि अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है। तो ये जो कहानी हुई कि ई जो है वो प्रत्यास्था गुणांक है और इस तरीके से ये कहानी हुई, ये किसने बताई थी? हुक ने, इसलिए इसको हुक का नियम कहते हैं। अब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो के हिसाब से जो हमारे पास प्रतिबल और विकृति है वो उसके प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपन ने यहाँ पर ई से डिनोट किया है, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो प्रतिबल जैसे आपने 3 टाइप का पढ़ा था, जिस तरीके से आपने विकृति 3 टाइप की पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से ये जो प्रत्यास्था गुणांक है ये भी कितने टाइप का मिला आपको? 3 टाइप का मिला। आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत कहानी चल रही है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़ते जाना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा चैट बॉक्स में कमेंट करना है, आपके लिए बिल्कुल 100% ओपन है वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यंग मॉडुलस, मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
ठीक है। यंग मॉडुलस रिजिडिटी, जिसको कुछ ऐसे प्रदर्शित करते हैं वैसे गामा टाइप में, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया आपके पास इस तरीके से, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब ये जो यंग्स मॉडुलस है, आपने देखा था कि सबसे पहले आपने लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में परिवर्तन को देखा था जिस तरीके से अनुदैर्ध्य, उसी तरीके से जब हमारे पास क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में कहानी होगी तो हम किसको लगाएंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक को लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल उल्टा लिख जाता है कभी कभी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ही किया था, वही काम करेंगे और कुछ नया नहीं करने वाले हैं, अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। क्या होगा, हिंदी में लिख देते हो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है ना। दो चीजें हो गई आपके पास। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति की बात करते हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों का फार्मूला आपके पास है, छापिए राइट नाउ ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, और आप जानते हैं कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल आया था वो कितना आया था, तो ये होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपान, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फार्मूला, चैट बॉक्स में छापिए, मैं देख रहा हूं, कमेंट कीजिएगा। यह था चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये हो गया, वाह क्या बात है। ये साहब ऊपर चले जाएंगे तो F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल, ये हो जाएगा। अब चूंकि एल अपान डेल्टा एल की कोई यूनिट नहीं है तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो फोर्स अपान एरिया की थी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। और मैंने आपको थोड़ा सा कुछ और भी कहानी बताई थी, यहाँ पर राइट नाउ करते हैं उस कहानी को, कि ये अपने पास क्या है, एक कोई वायर है, वो इस तरीके से टंगी हुई है ना। इसमें हमने डीफार्मिंग फोर्स नीचे की तरफ लगाया mg, इसकी लेंथ में जो परिवर्तन हुआ वो इतना हो गया, दैट इज डेल्टा एल, एल लेंथ की एक वायर थी, है ना। तो पर यूनिट एरिया में यहाँ पर जो मैंने कहा था कि फोर्स लगा वो mg लगा, लेंथ थी एल डिवाइडेड बाय एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस इसकी आर ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल हो गया। तो ये भी मिल सकता है, तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम बराबर हैं, वैसे कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ नहीं है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं, और गामा बराबर एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल, और जहाँ से आप इस कहानी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कहानी जो हुई वो ये हो गई आपकी गामा बराबर, दूसरी कहानी ये भी हो गई गामा बराबर, ठीक है। ये दोनों याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो अगला कॉफिशिएंट जो है उसकी बात करते हैं, दैट इज, या तो आप कहें तो यहीं पर कल एक सवाल जो रह गया था वो ये था कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है किसकी अपेक्षा, सॉरी स्टील ज़्यादा इलास्टिक है किसकी अपेक्षा, रबर की अपेक्षा। तो रबर तथा स्टील के प्रत्यास्थ गुणों की हमको क्या करनी है, तुलना करनी है, तो वो काम यहीं पर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि जो रबर है अपने पास और
स्टील है अपने पास, इस रबर और स्टील के गुणों की तुलना करते हैं कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है। तो देखिएगा कि हमारे पास होता है बाह्य बल आरोपित करने पर वस्तु में परिवर्तन लाने के लिए हमको जितना ज़्यादा बल लगाना पड़ता है वो चीज़ उतनी क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है। जैसे मान लीजिए इस पे मेरे को ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है तो ये क्या है, ज़्यादा इलास्टिक है, और जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स कम लगा करके काम चल जाता है और चेंज ज़्यादा हो जाता है वो क्या होता है, क्या होता है, मतलब वो कम इलास्टिक है। तो इसका मतलब है अगर आप उतना ही मोटा रबर का वायर ले लें और उतना ही मोटा आप स्टील का वायर ले लें और आप स्टील में अगर चेंज लाना चाहते हैं खींच करके, तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें चेंज लाने के लिए पर यूनिट एरिया पर, तो रबर में आपको उससे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आप रबड़ को ऐसे खींच देंगे तो चली आएगी, लेकिन तार ऐसे उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। सो व्हाई द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इसलिए जो स्टील है वो रबर की अपेक्षा ज़्यादा प्रत्यास्थ माना जाता है। क्यों? क्योंकि उतने ही एरिया के वायर में अगर हम उतना ही चेंज लाना चाहते हैं स्टील और रबर दोनों में, तो हमको रबर में कम बल लगाना पड़ता है परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन स्टील में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उतना ही परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए उसके पास रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है, तभी हमको नीचे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगानी पड़ रही है। सो जो ज़्यादा अपोज करता है वही क्या है अपने पास, इलास्टिक मोर। तो इसलिए जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा, प्रत्यास्थ हो जाएगा, किससे, रबर से। आई होप आपने ये बात अच्छी तरीके से नोट कर ली होगी। मैथमेटिकल बेसिस पर अपन नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य बल आरोपित करने पर जब हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए जितना ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, एरिया सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है वो क्या होती है, ज़्यादा प्रत्यास्थ। क्या होती है, ज़्यादा प्रत्यास्थ। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप रबर को खींचें और उतनी ही मोटी स्टील की वायर को खींचें। अगर हमको परिवर्तन लाना है लंबाई में तो हमको किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्रत्यास्थ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं व्हाई द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि उसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ा। तो आई होप आपने यंग प्रत्यास्था गुणांक को अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस, ठीक है। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल राइट नाउ चल रही है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला मॉडुलस, ठीक है ना। रफ करते हैं। किसी को कोई भी समस्या हो तो चैट बॉक्स में छापिएगा, और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो भी लिखिएगा ऑल क्लियर या फिर थम्स अप करना है। पावर आपकी हमेशा चैट बॉक्स में दिखती रहनी चाहिए, ठीक है। कोई समस्या, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, बस फोकस रहने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम के दिन तक आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, और फिर जो टाइम मिलेगा वो टाइम आपकी मस्ती के लिए ही है। तो इसलिए थोड़े दिन तक फोकस जो है वो बराबर बना रहना चाहिए। अगला मॉडुलस की बात करते हैं, अगले टाइप ऑफ मॉडुलस की, और वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे बल्क मॉडुलस। क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। तो जिस तरीके से आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
कि वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक क्या स्ट्रेस। तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, आपने देखा है बैलून है हमारे पास, गुब्बारा, उसमें हवा भरते हैं तो उसके पूरे वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है ना। तो इसके लिए सेम फिर से वही काम जो हमने किया था, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस को अपन प्रदर्शित करेंगे बी से, तो बी बराबर क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक, है ना, मतलब आयतनात्मक स्ट्रेस अपान स्ट्रेन करना था, आयतनात्मक हाँ, आयतनात्मक प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर भी लिख देते हैं हिंदी में कि आयतनात्मक विकृति प्रतिबल, आयतनात्मक, हो गलत, कभी कभी कलम आगे चल जाती, आयतनात्मक प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति, ठीक है बात। अब जब आयतनात्मक प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति हो रहा है तो फार्मूला कल का आपके पास है, छापिए चैट बॉक्स में कि इसका फार्मूला क्या है, किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, दोनों का फार्मूला राइट नाउ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बी बराबर हो गया, करिए कमेंट, थोड़ा सा टाइम लूंगा ही मैं, करिए कमेंट, मैं देख रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। तो F अपान A डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, यही था। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो F इंटू वी डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा वी, ये कहानी हो जाएगी किसकी, बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस यानी B बराबर अपने पास आया F इंटू वी डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा वी। राइट नाउ नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये कहानी हो गई हमारे पास इसकी। अब देखिए, इन केस ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास क्या है, कोई गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, प्रेशर के। वॉल्यूम में उतना ही चेंज होगा जितना आप प्रेशर दबाएंगे। आप कंप्रेस करके किसी गैस को भर देंगे, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा ही वॉल्यूम जो है वो कम होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा ये वाली कहानी को मिटाऊंगा, थोड़ा सा मुझको लिखना है, और आपको ज़रा सा यहाँ पर फील दिला देता हूँ कि अगर मान लीजिए किस तरीके से उस प्रेशर को हमने एग्जर्ट किया था कल की क्लास में, है ना। तो इन केस ऑफ गैसेस, अगर अपने पास क्या है, गैस, अगर अपन गैस को ले रहे हैं तो फोर्स अप्लाइड, जितना अपन फोर्स को अप्लाइड करेंगे, जितना बल लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू ए बाफ, ठीक है। तो B बराबर अपने पास कितना मिल जाएगा, देखिएगा, B बराबर जो फोर्स अप्लाइड हुआ वो डेल्टा P इंटू ए है, तो मतलब चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया इंटू V डिवाइडेड बाई, यहाँ से ले रहे हैं F की जगह क्या रखा, डेल्टा P इंटू ए इंटू V डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा V। ये A और ये A मर गया, मतलब B बराबर हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा P इंटू V डिवाइडेड बाई डेल्टा V, ठीक है। यानी कि ये कहानी हो गई। सेम इसी तरीके से आप बॉयल्स लॉ जो है वहाँ पर पढ़ते हैं क्या, कि PV बराबर होता है अपने पास कांस्टेंट, है ना। किसी भी गैस के लिए PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें तो P इंटू डेल्टा V प्लस
V इंटू डेल्टा पी बराबर जीरो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आएगा, है ना। एक को उधर भेज दें तो P इंटू डेल्टा वी बराबर माइनस का V इंटू डेल्टा पी। क्लियर है बात। तो P इंटू डेल्टा वी बराबर माइनस का V इंटू डेल्टा पी। अब अगर हम यहाँ से क्या निकालें, बल्क मॉडुलस, तो यहाँ से जो P बराबर हो गया वो माइनस V इंटू डेल्टा पी बाय डेल्टा V। ठीक है, तो यानी कि माइनस को इधर कर लेते हैं तो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि प्रेशर जितना हमने ज़्यादा लगाया उतना आयतन क्या हो गया, घट गया। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपको बराबर मिल रही। तो चाहे हम बॉयल के नियम से देखें, बॉयल्स लॉ से देखें, और चाहे इस तरीके से देखें, दोनों में सेम आता है। तो मतलब इन दोनों को देखने के बाद हमको यही लगता है, चूंकि ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, और ये हमारे पास क्या है, प्रेशर, यानी कि प्रेशर बराबर होगा इसके। और इसीलिए हमने वहाँ पर बात की थी कि जो स्ट्रेस आएगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पर दोनों जगहों पर प्रूफ करवाई। फिर से एक बार देखिएगा, है ना, कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डेल्टा पी इंटू ए होगा, यहाँ पर रख दिया है, और ये कहानी होगा। ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है। वैसे आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है इसको जानना। तो ये कहानी हो गई आपकी किसके लिए, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अब इसके बाद बात करते हैं अगले की। तो एक सेकंड का ज़रा सा टाइम दीजिएगा, तब तक चैट बॉक्स में आप छाप दीजिए कि क्या यहाँ तक की बात समझ में आई है। और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही, वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि अब तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। राइट नाउ एक बार बताइएगा, मज़ा आ रहा है, सारी चीज़ें चकाचक चल रही हैं, आगे बढ़ेंगे। एक मॉडुलस और बचा है, और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में 100% छपता ही छपता है, उसको पढ़ेंगे। एंड दैट इज क्या है, वो क्या है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको उसकी फील दिलाने वाला हूँ। बस पूरा फोकस आपका यहीं पर होना चाहिए, और अगर फोकस गड़बड़ाएगा तभी चीज़ें गड़बड़ होंगी। अदरवाइज दिस इज गारंटी, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन से अच्छी ही समझ में आने वाली है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी। अब इसके बाद अगला नंबर आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जिसको आप जानते हैं दृढ़ता गुणांक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, दृढ़ता गुणांक। याद रखना है बिल्कुल 100% सारी चीज़ें। इसको हम प्रदर्शित करते हैं एटा से, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक एटा बराबर क्या होता है, अब ये बात करनी है। तो देखिएगा, काम वही है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ही करना है। तो कौन सा स्ट्रेस लेना है, शियरिंग स्ट्रेस, और कौन सा स्ट्रेन लेना है, शियरिंग स्ट्रेन। बच्चा क्या बात करते हैं आप भी, हर बार वही चीज़। तो क्या हो गया, शियरिंग स्ट्रेस अपान शियरिंग स्ट्रेन, है ना। अब जब हमने ये लिखा तो मतलब ये अपरूपण या अवरूपण प्रतिबल, हिंदी में भी लिख देते नहीं, हिंदी वाले बेचारे नाराज होकर के शिकायत करते हैं। अवरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण या अवरूपण विकृति, ये कहानी हो गई किसकी, हिंदी की। अब जो अवरूपण या अपरूपण प्रतिबल था और अपरूपण विकृति है, फार्मूला क्या है उसका आपको छापना है, ये काम मेरा नहीं है।
छापिए फार्मूला तुरंत यहाँ पर। और इसके बाद देखिएगा, ये तो है हमारे पास एफ अपान ए ही होगा और डिवाइडेड बाई अवरूपण विकृति जो थी वो क्या थी आपके पास, थीटा, यानी नीटा बराबर ये आ गया। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान ए थीटा। बहुत है इतनी बात यहाँ पर, ठीक है। तो एटा बराबर एफ अपान ए थीटा हो जाएगा। थीटा क्या, तो इस तरीके की जो कहानी हो गई वो थीटा, ईटा बराबर एफ अपान ए थीटा, ये बिल्कुल क्लियर कट होगा, आपको याद रखना है। तो इतने ये आपके क्या थे जो मॉडुलस हैं वो याद रखना है। हाँ, एक बात ये भी कभी कभी पूछता है कि दृढ़ता गुणांक की बीमा बताइए, याद होनी चाहिए। फार्मूला याद है तो आप अच्छी तरीके से बना लेंगे। क्या पूछेगा, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक की बीमा बताइए। ये दोनों की बीमाएं आपको 100% याद होनी चाहिए और छाप दीजिए अगर अभी याद है। देखते हैं कौन सबसे पहले चैट बॉक्स में इनकी बीमाओं को छापता है। द टाइम इज गोइंग ऑन, वेरी गुड, जल्दी से जल्दी छापना है। वाह, आइए आगे चलते हैं। उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक की चीज़ों को एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बढ़िया चल रही सारी चीज़ें। तो हाँ, तो अब कहानी है किसकी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। हैशटैग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, इसको जानना है आपको। देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आप जानते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के नाम से। किसके नाम से, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, अब आखिर में ये जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है ये क्या होती है, तो आप सब ने कई बार इसका फार्मूला पढ़ करके रखा होगा, वो लिख ही लेते हैं कि U बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये कहानी आपने पढ़ करके रखी है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है, इसको हमको लाना है यहाँ पर। अब देखिए कि जब हम किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित करते हैं, इस पर हमने बल लगाया, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो इसके अंतर परमाणुवीय बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ता है, खींचने में कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास एक तार है, एक वायर है जो इस तरीके से फिक्स्ड है और जिसकी लंबाई कितनी है, यल है ना। तो ये यल लंबाई का एक तार हो गया। अब जब ये यल लंबाई का एक तार था और इसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं और खींच करके इसको हमने बड़ा कर दिया। अब खींच करके बड़ा करने में हमको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ा। वैसे तार को थोड़ा सा पतला हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा फीलिंग वाला तार बनाते हैं
तो ये आपने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया। ये वाली लंबाई थी L, और इसके बाद थोड़ा सा और छोटा ही कर लेते हैं, नहीं नीचे दिखाई नहीं देगा फिर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई डेल्टा L। ठीक है, तो L लंबाई का एक तार था हमारे पास, और जिसको हमने खींच करके इस पर वर्क डन करके बाह्य बल लगा करके क्या कर दिया, इसकी लंबाई को L बढ़ा दिया। नीचे की तरफ इस पे क्या लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा। तो ये कहानी आपको सिनेरियो मैंने दिखाया कहाँ पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब आप देखिएगा कि कहानी ये है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत अच्छे से फील करिएगा, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। देखिए जब हम तार को खींच रहे हैं, थोड़ा सा और उधर ही बनाते हैं, जब हम तार को खींच रहे हैं तो जब हम तार को खींच रहे हैं, है ना, ये L लंबाई का तार था, और जब हमने इसको खींचा, क्या किया, खींचा, खींच करके इसको मान लो X लंबाई बढ़ा दिया, है ना, इस पर फोर्स लगाया और ये जब लंबाई बढ़ गई, ठीक है, तो डेल्टा L, थोड़ी देर के लिए मानिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, X लंबाई इसको बढ़ा दिया, और X लंबाई के बाद हमने थोड़ा सा इसको और खींचा, और इतनी लंबाई ये वाली दिख रही है ना आपको, ये डेल्टा X और बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक X है, थोड़ा सा खींच करके नीचे की तरफ F लगाया, इतना डेल्टा X हमने क्या किया, और बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब हमने डेल्टा X और बढ़ा दिया, F ये लग रहा है, X इतनी लंबाई है, और पूरी लंबाई क्या है, L है, तो इसको खींचने में हमको जो वर्क करना पड़ रहा है, तार को जब हमने खींचा तो इस पर फोर्स लगाया, और जो हमको कार्य करना पड़ा वही क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ, यानी कि इसकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब Y बराबर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वही वर्क क्या होगा, स्टोर होगा। तो आपने देखा है यंग मॉडुलस, ये बराबर क्या होता है, गामा बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, वेरी गुड, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, हो। तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो यहाँ से आप पीछे इसको रिवाइज ही कर चुके हैं, तो F बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू A इंटू डेल्टा L अपान क्या हो जाएगा, L, है ना। तो डेल्टा L बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर F भी बढ़ेगा। देखिए फील थोड़ा सा ये कम ठीक बना है, चलिए आइए, यहाँ पर आप देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा L के, यानी कि डेल्टा L अगर बढ़ेगा, ये लंबाई जो है ये बढ़ेगी, तो फोर्स का जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। रीज़न क्या है कि जब आप किसी चीज़ को कम खींचते हैं, उसमें परिवर्तन लाना है तो आप जल्दी ला पाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा परिवर्तन लाना है उतना तेज़ी के साथ खींचना होगा, और जब तेज़ी के साथ खींचना पड़ेगा तो इसका मतलब जो है कि ये फोर्स लग रही है, ये वेरिएबल है कि नॉन वेरिएबल है। चूंकि अभी आप क्या कहते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लगाइए ना साहब, ऐसा नहीं है। चूंकि ये जो डेल्टा L है तो इसके कारण ये जो F हुई ये क्या हो गई, वेरिएबल हो गई, यानी कि परिवर्ती बल है ना। और जब ये परिवर्ती बल हो गया तो फार्मूला छापिए, मैंने आपको पढ़ा करके रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे या फिर वर्क पावर एनर्जी पे, कि अगर जो फोर्स है वो वेरिएबल होगी तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, छापिएगा चैट बॉक्स में, तुरंत कमेंट करना है। अब
जब ये वेरिएबल फोर्स हो गई तो आपने पढ़ करके फार्मूला रखा है कि डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डी एक्स के। वेरी गुड कहानी है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया एफ की वैल्यू गामा इंटू ए इंटू कितनी लंबाई, यक्स लंबाई डिवाइडेड बाई यल, और ये तो एफ की वैल्यू हो गई, और डेल्टा एक्स या फिर डी एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू हो गया। अगर हमको पूरा काम चाहिए तो जाहिर सी बात है सांप सीढ़ी का गेम खेलो साहब। कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक ले गए। तो पहले वाली लंबाई मान लो, इसके बाद परिवर्तन 0 था तो 0 टू डेल्टा यल, हाँ 0 डेल्टा यल, तो 0 से डेल्टा यल लंबाई तक हमने खींच दिया इसको। वेरी गुड, देख लेते हैं नीचे आ रहा, नहीं तो कुछ मिटाएंगे और फिर आपको पूरी तरीके से क्लियर कट कहानी को फेल करा देंगे। ठीक, अभी तो आ रहा है, चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो सांप सीढ़ी का गेम जब आपने खेला कि y बराबर ए, सॉरी एफ बराबर वाई गामा इंटू ए इंटू डेल्टा यल की जगह ये आ गया डी एक्स इंटू यक्स, है ना। अच्छा, ये कहानी मैं कहाँ से ला दिया, अगर इसमें कोई संदेह है तो बताइएगा। देखिए जो गामा होगा यहाँ के लिए, ये वाले इसको देखिएगा, बेसिकली पूरी तरीके से इस पे फोकस करना है, अभी इसको भूल जाना है। तो क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ अपान ए इंटू यक्स, जो चेंज लाया, यही होगा। फिर यहाँ से मैंने फोर्स निकाला तो गामा इंटू ए इंटू यक्स डिवाइडेड बाई यल, ये कहानी हो गई है। ठीक है, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अब गामा क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, यल क्या है, कांस्टेंट है। बाहर निकालो सबको, क्यों अंदर बैठा के रखा है जब इनका कोई काम नहीं। 0 से कहाँ तक जाएंगे, डेल्टा यल तक जाएंगे। किसका इंटीग्रेशन करना है, केवल एक्स का, और डी एक्स कर लेंगे। तो ये बराबर फिर से आगे आया कि गामा ए डिवाइडेड बाई यल इंटीग्रेशन कर दिया मतलब कर दिया क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू डेल्टा यल, है ना। जब हमने 0 टू डेल्टा यल किया, कुछ तो मिटाना ही पड़ेगा, चले फील आ ही गई होगी। एक बार रखेंगे तो डेल्टा यल, तो गामा ए बटा यल इंटू डेल्टा यल का स्क्वायर बाई 2, शाबाश। ये आ गया क्या आपके पास, टोटल वर्क डन, डेल्टा यल का स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा मिटा करके यहाँ पर लिखेंगे और आपको कहानी ताकि फील हो जाए। ये दोनों को मिटा लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो आया, यानी कि W बराबर टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू से, अब क्या हो गया W, और इस W के बराबर आ गया गामा इंटू ए बाई यल इंटू डेल्टा यल का स्क्वायर बाई 2। हमने इसमें मल्टीप्लाई किया यल से, डिवाइड किया यल से, इतना ध्यान देना है। क्या किया, मल्टीप्लाई, चूंकि वहाँ पहुँचना है तो ये कहानी करनी पड़ेगी, है ना। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया किससे, यल से, और डिवाइड। अब यहाँ पर गामा को बाहर निकाला, ए इंटू यल कर दिया, क्या कर दिया, ए इंटू यल कर दिया, और यहाँ पर डेल्टा एल अपान, देखिए ये 2 यल हो जाएंगे तो यल का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो गामा इंटू ए इंटू यल इंटू डेल्टा यल का स्क्वायर, डेल्टा यल बाई यल का स्क्वायर इंटू अभी भी बचा है हमारे पास 1/2, है ना। लाना क्या है, तो देखिए ए इंटू यल डेल्टा यल का स्क्वायर बाई यल, ये पूरी कहानी पे देखें तो ये क्या होता है, बेसिकली ये तो गामा ही है। ए इंटू यल का मतलब एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम है, इंटू
इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा यल बाई यल मतलब स्ट्रेन, क्या है, स्ट्रेन, और इनटू 1/2। स्ट्रेन का अभी हमारे पास क्या है, तो स्क्वायर है। अब देखिए आपने पढ़ा है कि स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ये बराबर होगा किसके, यंग मॉडुलस के, है ना। तो स्ट्रेस इनटू गामा स्ट्रेन बराबर किसके हो जाएगा, स्ट्रेस के। गामा इनटू स्ट्रेन बराबर किसके हो जाएगा, स्ट्रेस के। तो यहाँ से एक स्ट्रेन को निकाला और गामा के साथ गुणा करवाया, तो 1/2 गामा की जगह पर क्या किया, गामा इंटू एक स्ट्रेन निकाल करके हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस, वेरी गुड, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फाइनल रिजल्ट फाइनल जगह पे, और वो ये है कि U बराबर कार्य ही ऊर्जा है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेंगे तो इधर से वॉल्यूम गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी। ठीक है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यानी प्रतिबल गुणा विकृति लिखा है, या फिर ऐसा। एक बार फिर से देखते हैं, ये अपने पास था, ये अपने पास था, और इसमें हमने ये फोर्स लगाया डेल्टा यल चेंज कर लिया इसकी लेंथ में। अब चूंकि हम इसमें सीधे सीधे W बराबर एफ इंटू डी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, डेल्टा एल के, यानी कि ये अपने पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है। और जब ये वेरिएबल फोर्स है तो यहाँ पर ये कहानी लिखी, और हमने चेंज कहाँ से कहाँ तक किया, 0 से डेल्टा एल तक। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार ध्यान देने की बात है कि जैसे ही आप इंटीग्रेशन करके बाहर निकलेंगे तो यल से मल्टीप्लाई और यल से डिवाइड कर लेंगे, तो बहुत आसानी से आप चीज़ को बना पाएंगे। तो गामा इंटू ए इंटू यल कर लिया इसका और इसके साथ, तो वॉल्यूम हो गया, इंटू ये इसमें यल और यल दोनों मिलकर के यल बाई यल का स्क्वायर हो गया, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, इंटू हाफ बचा, हाफ इंटू वॉल्यूम, ये यहाँ पर है स्ट्रेस, गामा इंटू स्ट्रेन की जगह पर स्ट्रेस और एक स्ट्रेन बचा रह गया, फिर वहाँ से ये कहानी बना दी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की कहानी आप बेहतर तरीके से फील आ चुकी होगी। एक बार बताइएगा थम्स अप करके कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट रही या फिर नहीं रही हैं। और यहाँ तक में अगर पूरी तरीके से आपको मज़ा आया हो तो कल शुरुआत करेंगे एक आगे की क्लास को, और एक बार एक वैल्यूएबल कमेंट आपको क्लास में करना जरूर है, भूलना नहीं है। तो आज की कहानी को यही से ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।